चलिए जी, नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं नवीन पारी। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की 51 से लेकर के 100 एमसीक्यूज़ की। मॉर्निंग में हमने 1 घंटे के अंदर 1 से 50 क्वेश्चन किए। अब हम आगे के लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम 51 से लेकर के 50 एमसीक्यूज़ जो कि पीआर यादव की न्यूट्रिशन के है वो हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच फूड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फूड ग्रुप। इनमें से बेसिक फूड ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बेसिक फूड ग्रुप क्या होते हैं। बेसिक फूड ग्रुप्स का मतलब होता है कि जो फूड जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं ताकि भोजन बल्क में बने। बल्क में बनने का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं हाँ जी, तो ऐसे फूड को जो है बेसिक फूड कहा जाता है। जैसे बल्क बनाने के अंदर तो हम बात कर रहे थे कि भाई प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन हम पूरे दिन ये तो नहीं खा सकते। या आप ऐसा है कि भाई आप खाने के अंदर ये चीज़ें खाते हो कि भाई पूरे दिन प्रोटीन ही प्रोटीन खाते हो, पूरे दिन दाल तो खाते नहीं हो, है ना। मोस्टली हम प्रोबेबली जैसे कि मान लो कि दाल 1 कटोरी लेते हैं तो 4 रोटी लेते हैं, है ना। तुम 4 से ज़्यादा खाते होंगे लेकिन 4 तो खाते ही हो मिनिमम। तो रोटी कितनी है? 4। मतलब कि मोस्टली तुम कैसे यूज़ कर रहे हो? सीरियल्स यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो? सीरियल्स। तो इन्हें बोलते हैं बेसिक फूड। तो भैया ये तो बेसिक है, बेसिक मतलब ये तो आधार है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे फूड्स को क्या बोलते हैं? बेसिक फूड बोलते हैं। तो कौन से आएंगे फिर? व्हीट और होल ग्रेन्स। ठीक है, व्हीट और होल ग्रेन्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? बेसिक फूड कहलाते हैं। और मैंने पहले ही बात करी कि व्हीट और जो होल ग्रेन जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें 60 to 70% जो है एनर्जी देते हैं। फैट कितनी देते हैं? 20 to 30% एनर्जी देते हैं। बात है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। अच्छा, हम क्या है भाई? हम तो ह्यूमन बीइंग है। अरे बेटा, ह्यूमन बीइंग है लेकिन मानव एक क्या है? एनिमल्स है। ये बात किसने बोली थी? एरिस्टोटल ने बोली थी, है। हिंदी में बोलो अरस्तु। एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमन क्या है कि सोशल एनिमल है, हम एक सामाजिक क्या है? प्राणी है। तो जो हमारे जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप इसको ऐसा मत कर देना ग्लूकोज, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते बेटा। कार्बोहाइड्रेट में कुछ चीज़ खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी चीज़ है जो हम खाते हैं। तो अब ये फिर मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी आपको, ओए थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि भाई जो ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज जो होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं। तो ये ग्लूकोज तो हम खाते हैं लेकिन स्टोर इस फॉर्म में नहीं होता। स्टार्च भी जो हम खाते हैं, जो ग्लूकोज है जो ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन में। तभी तो हम पढ़ते हैं ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज किस में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, तो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, समझ में आया। और मैं बेसिक आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो कोर्स है ये हमने अभी नया ही चालू किया है, रिसेंटली चालू हुआ। हमने पीआर यादव को फर्स्ट बुक के रूप में, बुक ऑफ चॉइस के रूप में हमने उठाया है। तो अगर आप भी कोई बच्चे जो हमारे साथ 4th ईयर तक थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर तक हमारे इसी चैनल पे थे, तो कंपटीशन मार्क के अंदर जो भी बच्चे हमारे साथ में चलना चाह रहे हैं, तो एक बार आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है अपने मेरा नंबर मैंने मेंशन कर देता हूँ, उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए एक बार 6375139288। तो इस नंबर पे आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, ताकि मैं आपके जो नंबर है और जो नाम है वो एक अलग से सेव कर लूँ। फिर मैं ग्रुप बनाएंगे तो हम उस ग्रुप में आपके ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा ना बच्चे कम भी देख रहे हैं। हाँ, बच्चे कम देखेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने नया अभी ये स्टार्ट किया है, लेकिन एक्सपीरियंस पुराना है, ये मत भूलिएगा। बात कर रहे हैं हम मैच द कॉलम की। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। पहला कह रहा है रेटिनॉल। रेटिनॉल, तो इससे पहले मैं आपको एक विटामिन बता देता हूँ, विटामिन के नाम बता देता हूँ। तो विटामिन में हम जानते हैं कि विटामिन ए, जिसका नाम क्या होता है? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। तो ये जो नाम है रेटिनॉल, ये किसका है? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए के बाद में विटामिन सी, जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन डी, जिसका नाम होता है आपका क्या नाम होता है? टोकोफिरोल। ठीक है भैया। अगला विटामिन बी1, विटामिन बी1 का क्या नाम होता है? थायामीन। अगला विटामिन बी2, विटामिन बी2 का नाम क्या होता है भाई? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। अरे मूर्खों, ध्यान रखा वो ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी का नाम टोकोफेरोल होता है क्या मुन्ना? विटामिन डी का नाम क्या होता है? अरे कोले कैल्सीफेरोल, पता नहीं क्या? विटामिन डी क्या करता है बताओ? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, इसलिए ऐसे याद रखना, क्योंकि 2 कन्फ्यूजिंग वाला नाम है, हर किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो विटामिन जो डी है क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन मदद करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरोल है। टोकोफेरोल किसका नाम है सर? विटामिन ई का नाम है भाई, टोकोफेरोल।
ध्यान रखिएगा विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात हम करते हैं कौन सा, विटामिन के। विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के का क्या नाम होगा, फाइलोक्विनोल। ठीक है जी। तो ये कुछ विटामिन हो गए और उनके नाम हो गए। अब हम नाम देखते हैं, ये नियासिन है। नियासिन किसे बोलते हैं, विटामिन B3 को। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है, टोकोफेरोल। अभी बात की टोकोफेरोल किसे बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। हमें पता है जो रेटिनॉल्स होता है ये हमारे आंखों में विजन में हेल्प करता है, आंखों में विजन में हेल्प करता है, जिसमें जीरोप्थेल्मिया, जीरोस्टोमा इसके डिसऑर्डर है। ध्यान रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, जीरोस्टोमा ये सारे डिसऑर्डर किसके हैं, रेटिनॉल के। तो रेटिनॉल के डिसऑर्डर इनमें से कौन सा हो गया, तो केरेटोमेलेसिया, ये जो कॉर्निया का होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया, ये विटामिन ए का डिसऑर्डर हो गया। तो ये विटामिन ए का हो गया। दूसरा, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये करता है स्कर्वी रोग। क्या करता है, स्कर्वी रोग करता है। आगे सारे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो विटामिन सी जो स्कर्वी रोग करता है, तो स्कर्वी में क्या होता है, मल्टीपल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नियासिन की डेफिशिएंसी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है पेलेग्रा। तो विटामिन B3 नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा। और टोकोफेरोल की डेफिशिएंसी से होता है मसल्स वीकनेस। ध्यान रखिएगा, यूपी में क्वेश्चन पूछा गया भाई। फेट सोल्यूबल विटामिन। अच्छा, विटामिन फिर कितने प्रकार के होते हैं, आगे 2 प्रकार के। विटामिन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फेट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी, और फेट सोल्यूबल होता है विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के। फेट सोल्यूबल होता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो अब पूछ रहा है फेट सोल्यूबल कौन सा इसमें से नहीं है। तो फेट सोल्यूबल कौन सा नहीं है, ये विटामिन बी का क्या एरा, विटामिन बी। ये विटामिन बी कौन सा सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है, फेट सोल्यूबल नहीं है। तो आंसर क्या चला जाएगा, विटामिन बी। विच वन ऑफ द विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, विटामिन बी सी। ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेट सोल्यूबल, ए डी ई के। ए डी ई के, ए डी ई के जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेट सोल्यूबल। आइडेंटिफाई वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल बताना है। ये क्या है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किसका नाम होता है, अभी बताया था, विटामिन डी का। तो विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरोल है। अगला कह रहा है टोकोफेरोल, विटामिन ई। रेटिनॉल, विटामिन ए। ध्यान रहेगा। आइडेंटिफाई द वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक मिनट, क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक। ठीक है। और अगला है फोलेट। फोलेट मतलब बोला जाता है फोलिक एसिड को। किसका बोला जाता है, फोलिक एसिड को। और फोलिक एसिड मतलब यह होता है विटामिन B9। विटामिन B9। अब देखो, ए डी ई के, ये तीनों देखो, विटामिन डी ई और ए, ये तुम्हारे तीनों क्या है, फेट सोल्यूबल है। और फोलिक एसिड जो कि फोलेट है, ये क्या है, विटामिन B9। और विटामिन बी और सी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। तो ये क्या आंसर चला जाएगा इसका, वाटर सोल्यूबल। बात है समझ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूट्रिएंट लॉस्ट ड्यूरिंग वॉशिंग। अच्छा, ये वॉशिंग है भाई, वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स की। जब हम सब्जियों को धोते हैं उस समय पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ सब्जी जब हम पकाते हैं, तो सब्जी पकाते हो और जब तुम सब्जी धोते हो, तो कौन सा ऐसा विटामिन्स है जो तुम्हारे क्या होता है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो तुम्हारा वेस्ट हो जाता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, ये तो मेनली सब्जियों में नहीं होता। मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो पानी के अंदर विटामिन घुल जाते हैं। तो तुम अगर मान लो सब्जी को ज़्यादा देर पकाओगे तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे वो तो उसमें घुल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो कि अगर आप सब्जी को ज़्यादा देर तक पकाते हो या सब्जी को तुम ज़्यादा धोते हो, तो उसमें से ये वाटर सोल्यूबल विटामिन उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसमें से विटामिन निकल जाते हैं। बात आई क्या समझ में। एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्सेप्ट। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इनमें से एंटीऑक्सीडेंट्स जो है कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है भैया। एंटीऑक्सीडेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने मुन्ना, 3। 1, 2 और 3। एक ध्यान रखना, विटामिन सी, एक विटामिन ई। विटामिन सी, विटामिन ई, और एक आपका होता है जिसका नाम होता है कैरोटीन। क्या होती है, कैरोटीन। ध्यान रखना, ये जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन क्या है सर, ये केराटीन जो आपकी कैरोटीन है, ये
विटामिन ए, जो प्रो विटामिन ए होता है, यानी विटामिन ए का प्रिकर्सर कौन है? कैरोटीन। विटामिन ए का प्रिकर्सर कौन है? कैरोटीन। फिर ये कैरोटीन किस में चेंज होता है? विटामिन ए में चेंज होता है। कहाँ पे? लिवर में। ध्यान रखिएगा, ये जो कैरोटीन है ये विटामिन ए में चेंज होगा। कहाँ पे? लिवर में। लेकिन ये कैरोटीन खुद क्या है? ये कैरोटीन प्रो विटामिन है। प्रो विटामिन मतलब विटामिन ए का प्रिकर्सर है कौन? कैरोटीन। तो कैरोटीन इज ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए और इट कन्वर्ट इन विटामिन ए इन द लिवर। लिवर में ये कन्वर्ट होता है और ये है क्या? ध्यान रखिएगा, प्रिकर्सर है विटामिन ए का। तो मैंने बता दिया एंटीऑक्सीडेंट कितने होते हैं? 3। एंटीऑक्सीडेंट कितने होते हैं? 3। कैरोटीन, विटामिन ए, सॉरी विटामिन सी और विटामिन ई। कैरोटीन, कैरोटीन हो गया ना विटामिन ए वाला। तो विटामिन सी, विटामिन ई और कैरोटीन। अब यहाँ ऑप्शन कह रहा के, ई, ए और बीटा कैरोटीन। तो देखो बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, विटामिन ई होता है, कौन सा नहीं होता? बता दो कौन सा नहीं होता? विटामिन के नहीं होता। तो पता चल गया कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन ए, जिसको मैं बोलता हूँ कैरोटीन, जो कि प्रिकर्सर है किसका? विटामिन ए का कैरोटीन प्रिकर्सर है। ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए एंड इट्स इफेक्ट, कि इनमें से कौन सा गलत है ये बताना आपको, रॉन्ग कौन सा है। पहला कह रहा विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग होती है, सही बात है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बिल्कुल सही बात है भैया। अभी तो हमने कहा था विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथेलमिया, जीरोपिस्टोमा, जीरोथेलमिया ये सारा होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर बनाता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन सी जो कि ऑस्टियोमलेशिया करता है, बिल्कुल सही। अर्नार, विटामिन सी भैया ऑस्टियोमलेशिया कब से करने लग गया? विटामिन सी क्या करता है? स्कर्वी रोग करता है। क्या करता है? स्कर्वी रोग करता है। और विटामिन B1 जो करता है बेरी बेरी, बिल्कुल सही बात है। विटामिन B1 क्या करता है? बेरी बेरी करता है। गुड। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? विटामिन सी जो कि ऑस्टियोमलेशिया नहीं करता, स्कर्वी करता है। द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए तुम्हें सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ से मिलेगा? अच्छा, विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ से मिलता है? तो विटामिन ए जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का अगर तुम्हें पूछे तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में फिश से मिलता है। कहाँ से मिलता है? फिश या कोड लिवर ऑफ फिश, मतलब लिवर के कोड से, कोड लिवर ऑफ फिश या फिश, या जो फूड होते हैं यानी जो फ्रूट होते हैं पेड़ों के, पेड़ के क्या होते हैं? फ्रूट, जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो, ऐसा समझ लो, या फिर फ्रूट्स होते हैं जैसे कि कैरेट हो गया। इन सारी चीज़ों से क्या मिलता है आपको? विटामिन ए। तो कैरेट हो गया, फिश हो गया, कोड लिवर हो गया और लिवर हो गया, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। अब देखो कैरेट से विटामिन ए मिलता है, ठीक है, पी से, मटर से, फिश से और कोड लिवर से, लेकिन सबसे मोस्टली कहाँ से मिलता है? तुम्हें ये पूछा, रिचेस्ट सोर्स बता रहा है। रिच मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? तो मुझे तुम्हें पता नहीं होता, तुम कैरेट मारते, लेकिन कैरेट नहीं मारना। कोड लिवर ऑयल जो होता है, मछली का जो तेल होता है, मछली का होता है, एक होता है फिश कोड लिवर, फिश से कोड लिवर, तो मछली का जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट, के इनमें से एक बात ऐसी है जो विटामिन ए के बारे में गलत है। तो मैंने एक ये बता दिया कि मैंने क्या बोला, कैरोटीन क्या है? विटामिन ए का प्रीकर्सर है, जो कि लिवर में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पहले तुम ये इस क्वेश्चन को देखो 63 को, विटामिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैरोटीन। विटामिन ए कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कैरोटीन को, इसीलिए हमने कैरोटीन को बोला था प्रो विटामिन ए। तो ये कहाँ पे होता है? तो हमें पता है ये कहाँ पे होता है? लीवर पे, ठीक है। अब विटामिन ए के बारे में कौन सी बात गलत है वो देखो। कहते हैं कि विटामिन ए की जो तुम डोज देते हो, चलो विटामिन ए को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा खोल देते हैं। विटामिन ए को जो क्या होता है कि विटामिन ए की अगर किसी में कमी होता है तो उसमें कुछ डोज देते हैं। अब तुमसे अगर ये पूछ ले कि अगर किसी व्यक्ति में जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर जीरोथेलमिया या फिर कुछ भी कोई बीमारी दे दे, और बीमारी देने के बाद तुम्हें पूछे अब बताओ उसे बच्चे को कितनी विटामिन ए की डोज देनी है, तो तुम सीधा सीधा कह देना 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है। कितनी देनी है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा ही आएगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी विटामिन ए की कमी है, जैसे कि कोई भी जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो रखा है या फिर अगर उसे कोई भी बीमारी हो सके आँख से रिलेटेड, ठीक है, तो उसे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है। अगर तुम्हें पूछे नॉर्मली विटामिन ए की डोज बच्चे में कब स्टार्ट करते हैं? इन्फेंट में, छोटा बच्चा है जो उसका, तो उसमें हम कब स्टार्ट करते हैं? तो छोटे बच्चे में नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम विटामिन ए की डोज स्टार्ट करते हैं वो करते हैं 9 मंथ पे। कब करते हैं? 9 मंथ पे।
तुमसे फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं वो किसके साथ में करता है। तुमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा, उसमें तुमने पढ़ा था MA माँ। 9 मंथ पे क्या बोलता है बच्चा, माँ, ऐसा समझ लो। तो M मतलब कि मिजल्स, तो मिजल्स के साथ में विटामिन A की डोज लगती है। तो तुमसे फिर ये पूछा जाएगा कि मिजल्स के साथ में विटामिन A की जो डोज लगती है उसमें फर्स्ट टाइम कितना विटामिन A देते हो, तो तुम बोलना है तुम्हें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितना? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट फर्स्ट टाइम हम देते हैं। फर्स्ट टाइम देने के बाद में वापस कब देते हैं, तो ध्यान रखिएगा वापस 6 महीने का गैप होता है उनके बीच में। कितने मंथ का गैप होता है? 6 मंथ का गैप होता है और नेक्स्ट शेड्यूल दिया जाता है। फिर पूछा जाएगा कि जो नेक्स्ट शेड्यूल दोगे तो 6 महीने के बाद में क्या वो भी क्या 1 लाख देना है क्या? जी नहीं, वो 2 लाख देना है, वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। क्या आप बात करते हो? जी बिल्कुल, ठीक है, बात आई क्या समझ में? अब तुम्हें पूछे क्या प्रेगनेंसी में विटामिन A दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, विटामिन A प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान रखिएगा हाई अमाउंट के अंदर तुमने प्रेगनेंसी में विटामिन A दिया तो वो कहीं ना कहीं टेरेटोजेनिक हो सकता है बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए। ये जो विटामिन A सप्लीमेंट है ये पूछा जाता है कि पहला ऑप्शन क्या राइट, फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जी नहीं, विटामिन A कभी भी ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल इसमें नहीं पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन B पाया जाता है। ध्यान रखिएगा विटामिन B12 की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ मेनली फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो विटामिन A कभी भी इसमें नहीं होता। विटामिन A की डोज कहाँ पे होती है? विटामिन A होता है हमारे कैरेट में, गाजर में, दूसरा मछली के कोड ऑफ लिवर में, और हम बात कर सकते हैं मछली के कोड में या फिर फिश में या कोड लिवर ऑयल के अंदर ये पाया जाता है। ये कभी भी इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा कह रहा है हाई डोज अगर आप इसकी देते हो तो प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनिक होता है। बिल्कुल सही बात है, हाई डोज होती है टेरेटोजेनिक। अगला कह रहा है सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोटिलिटी इन द मिजल्स। जी बिल्कुल सही बात है, इसको मिजल्स के साथ ही देते हैं बच्चों को फर्स्ट टाइम पे जब देते हैं। वो करता क्या है कि ये मोटिलिटी मतलब बच्चे की मृत्यु दर को ये कम करता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे की मृत्यु दर को ये कम करता है। अगली कह रहा है सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्बिडिटी इन द डायरिया। बिल्कुल सही बात है, डायरिया के अंदर बच्चा बीमार नहीं पड़े। मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी में अंतर क्या होता है? मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर और मोर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी दर। तो डायरिया में बच्चा बीमार नहीं पड़े इसलिए भी हम विटामिन A देते हैं, सही बात है। लेकिन तुम्हारे अगर तुमने किसी ने ये बोला कि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन A जो प्रोड्यूस होता है, जो इसमें हम कैरोटीन बोलते हैं, कैरोटीन को मैंने कहा था प्रो विटामिन A होता है जो कि प्रिकर्सर ऑफ विटामिन A होता है। तो ये कन्वर्ट कब होता है विटामिन से A से? तो ये होता है लिवर में। लिवर में ये कन्वर्ट होता है। अगला पूछ रहा है पेशेंट आस्क यू, एक पेशेंट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विटामिन इज बेस्ट फॉर योर आई साइट, कि आंखों की दृष्टि के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? इसलिए कहते हैं विटामिन A। कौन सा? विटामिन A। और कौन सा? विटामिन A। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन A और किस में पाया जाता है, वो भी हमें बता दो। विटामिन A तो और किस में बता देते हैं, तो चलो सुन लो। एक तो पता आपने पढ़ा होगा स्वीट पोटैटो, जो आपकी शकरकंद है, स्वीट पोटैटो। एक आपकी टमाटर जो है टोमेटो, एक आपकी कैरेट जो कि तुम्हारी गाजर है, एक तुम्हारा ऑरेंज जो कि तुम्हारा संतरा है। इन सारी चीज़ें के अंदर तुम्हारी क्या पाया जाएगा? विटामिन A भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द कंडीशन कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A, विटामिन A की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? इसकर भी विटामिन C की वजह से होती है। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया एक वह बीमारी है जो कि ऑक्सीजन ज़्यादा देने की वजह से बच्चों में इन्फेंट में देखने को मिलती है। वेरी 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 विटामिन B का रोग है भाई, और ये बायोट स्पॉट है। ये बायोट स्पॉट, जी बिल्कुल, बायोट स्पॉट जो है ये तुम्हारे पाया जाएगा। ये तुम्हारे किसकी वजह से होता है? विटामिन A की कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो विटामिन A की कमी की वजह से कितने रोग देखने को मिलता है? पहले मैंने पढ़ा जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया जिसका मतलब होता है तुम्हारी ड्राई आइज। जीरोप्थेल्मिया जिसका मतलब होता है तुम्हारी ड्राई आइज। दूसरा तुम्हारा रहेगा नाइक्टाइलोपिया, एक होता है नाइक्टाइलोपिया। यहाँ पे कहीं पे वर्ड्स मिलेगा आपको देखने को, कहाँ पे है क्या? नाइक्टाइलोपिया है जिसका मतलब होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को नहीं दिखता, उसे क्या बोलते हैं? नाइक्टाइलोपिया। और एक होता है बायोट जो कि कोई से बिटोट स्पॉट बोलते हैं, कोई बायोट स्पॉट। तो बिटोट स्पॉट जो भी तुम समझना चाहते हो, इसका मतलब होता है आपकी जो कंजक्टाइवा होती है, उस कंजक्टाइवा के ऊपर येलो और वाइट, येलो वाइट कलर का एक स्पॉट बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बायोट स्पॉट बोला जाता है। एक होता है केरेटोमलेशिया, एक होता है कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग और डिजेनरेशन ऑफ द कॉर्निया। आपकी आंखों का जो कॉर्निया है, कॉर्निया एकमात्र आंखों का ट्रांसप्लांट भाग होता है, उसका सॉफ्ट होना और उसका डिजेनरेशन होना, कॉर्निया का डिजेनरेशन और कॉर्निया में सॉफ्टनिंग, ये तुम्हारा पाया जाए विटामिन A की कमी की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है। और इस केरेटोमलेशिया को आप ये भी कह सकते हो लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का लिक्विफिकेशन भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिटोट स्पॉट जो पाया जाता है, बिटोट स्पॉट इन
कंजक्टिवाइटिस इज अ साइन ऑफ डेफिशिएंसी। तो बायोट स्पॉट जो है ये किसकी डिफिशियंसी का साइन है? विटामिन ए की डिफिशियंसी का साइन होता है बायोट स्पॉट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रहा, नाइक्टाइलोपिया एंड बायोट स्पॉट ये दोनों ही आपकी विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलते हैं। अगला पूछ रहा है, डिफिशियंसी पे विटामिन ए की कमी से डिफनेस होता है क्या, ड्राइनेस होता है क्या, डिजीनेस होता है क्या? जी नहीं, ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। विटामिन ए की कमी की वजह से ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। इन इन्फेंट जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया का मतलब समझ लो, जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राई आई। जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राई आइज, आँखों का सूखना जीरोप्थेल्मिया कहलाता है। अब जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलता है, ये बात भी हमें पता चल गई कि जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ड्राई आई होती है या फिर जीरोप्थेल्मिया जो आपको देखने को मिलता है, तो इसके जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स क्या आते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट साइन क्या आते हैं, तो फर्स्ट साइन अलग होगा, फर्स्ट सिम्टम अलग होगा। फर्स्ट साइन अलग होगा और फर्स्ट सिम्टम अलग होगा। फर्स्ट साइन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टाइवा। ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा जो आपका होता है वो ड्राई हो जाएगा, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हो? कंजक्टाइवल कंजक्टाइवल जीरोसिस, कंजक्टाइवल जीरोसिस बोलते हैं इसको। किसको? कंजक्टाइवल जीरोसिस। इसका मतलब होता है ड्राइनेस और जीरोप्थेल्मिया के अंदर आंखों में ड्राइनेस। ये तो फर्स्ट साइन होता है। अगर अर्लीस्ट साइन पूछे या फर्स्ट साइन पूछे, अगला क्वेश्चन भी समझ लो साथ साथ। तो अगर आपको पूछ ले फर्स्ट साइन क्या होता है, तो ये होता है कंजक्टाइवल जीरोसिस। तो क्या सर नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता क्या? होता है, लेकिन ये सिम्टम है। अगर अर्ली सिम्टम तुम्हें पूछे, अर्ली सिम्टम पूछे तो क्या आंसर जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। अगर अर्ली सिम्टम पूछे तो क्या आंसर जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर आपको अर्ली साइन पूछा है तो अर्ली साइन आंसर क्या चला जाएगा? कंजक्टाइवल जीरोसिस। जीरोसिस का मतलब जो कंजक्टाइवा आपका उसमें क्या हो जाएगा? ड्राइनेस देखने को मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा फर्स्ट साइन ऑफ जीरोप्थेल्मिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो नहीं बोला, तो यहाँ फिर क्या आंसर क्या रहेगा? जीरोप्थेल्मिया, बायोट स्पॉट अलग बीमारी है, कॉर्नियल अल्सरेशन अलग बीमारी है, मड्डी आई ये अलग बीमारी है। फिर इसका आंसर चला जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। आप बोलोगे इसमें नाइट ब्लाइंडनेस क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कंजक्टाइवल जीरोसिस नहीं ऑप्शन में है। अगर यहाँ पे कंजक्टाइवल जीरोसिस ऑप्शन में होता तो वो जाता, वरना आंसर क्या जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ध्यान रखिएगा, जीरोप्थेल्मिया के अंदर क्या जाएगा? अर्ली साइन क्या चला जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस चला जाएगा। किरेटोमलेशिया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किरेटोमलेशिया से क्या समझते हो? किरेटोमलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया इसमें एकदम सॉफ्ट हो जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया। लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का लिक्विफिकेशन होना क्या कहलाता है? लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया नोन एज किरेटोमलेशिया। ध्यान रखना क्या कहलाता है? किरेटोमलेशिया। ठीक है भाई, किरेटोमलेशिया कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखो, डोज ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। की ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए बच्चे के अंदर जो डोज देते हो विटामिन ए की, बिलो 6 ईयर की 6 साल से छोटे बच्चों में तुम जो डोज देते हो वो कितनी रहती है? अब क्वेश्चन ने बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिया कि डोज ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए जो तुम डोज देते हो वो तुम्हारी डोज कितनी रहनी चाहिए? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये आईयू है, 11 नहीं है, आईयू है इंटरनेशनल यूनिट। दूसरा पूछ रहा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब क्वेश्चन ने हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि इसने ये नहीं पूछा 9 मंथ पे कितने देते हो। अगर ये पूछता 9 मंथ पे कितने देते हो तो मैं इसका आंसर क्या दे देता इसको कि भाई 1 लाख देते हैं। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए कितनी दोगे। तो मैंने कहा था किसी भी आई की बीमारी के बारे में पूछे तो कितनी बतानी है अपने को? 2 लाख बतानी है। हाउ मच डोज ऑफ विटामिन ए इज एडमिनिस्टर्ड एवरी, देखो एवरी 6 मंथ है ना, हर 6 महीने में देते हैं। तो कितनी देनी है प्री स्कूल्स बच्चे को, कितनी देनी है? विटामिन ए की डोज पूछ रहे हैं तुमसे, कितनी देनी है? तो तुम्हें आंसर पता है इसका, कितनी देनी है? कितनी देनी है इसकी भी कितनी देनी है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन टू चिल्ड्रंस एज 1 से 6 साल के बच्चों में तुम देते हो। ये कितने देना है? हर 12 महीने में, हर 6 महीने में, 9 महीने में या 3 महीने में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो विटामिन ए की तुम सप्लीमेंट की डोज देते हो ये हर 6 महीने के अंदर देनी पड़ती है। कितने महीने में देते हो? हर 6 महीने में देते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, मजबूरी आदमी से कुछ भी करवा सकती है। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज अलोंग विथ, कह रहा है जो विटामिन ए की तुम पहली डोज देते हो ये कब देते हो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। चलो ये भी क्वेश्चन पूछ लेना। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए की तुम जो डोज देते हो तो पहली डोज कब देते हो? तो पहली डोज देते हैं 9 मंथ पे। कितने मंथ पे? 9 मंथ पे। 9 मंथ को क्या बोलते हो आप? कितने साल होता है 9 मंथ मतलब?
बताओ 9 मंथ का मतलब कितने साल होता है? बताओ 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 भाई। ये जो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पे 9 ईयर नहीं है, ये 9 मंथ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी, 9 मंथ चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था यहाँ पे, 9 मंथ इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोफाइलेक्टिक विटामिन ए डोज एडमिनिस्टर्ड इन 9 मंथ ऑफ एज, ये किसके साथ में देते हैं? मिजल्स के साथ में, बताया था ना। इसके ऊपर वाला आंसर में क्या करना है? ये किसके साथ में देते हैं? अरे भाई टाइपिंग करने वाला इस बार कोई नर्सिंग वाला टाइपिंग वाला होता ना भाई, बेटा बार बार गलती करता है। ये मिजल्स है, MES, चलो MEASLES, मिजल्स लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो ये मिजल्स के साथ में देते हैं। ठीक है, चलो ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ जीरोप्थेलमिया, ये हो गया ना। प्रोफाइलेक्टिक विटामिन ए डोज एडमिनिस्टर्ड 9 मंथ ऑफ एज इन फेटिस, पूछ रहा है 9 मंथ के बच्चों को जो तुम पहली बार देते हो प्रोफाइलेक्टिक विटामिन ए की जो डोज देते हो 9 मंथ के बच्चों को, ये तुम कितनी देते हो? कितनी देते हैं भाई बताओ? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। कितनी देते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ये भी कैसे देंगे? ओरली। कैसे देते हैं? ओरली देते हैं। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ये भी कैसे देते हैं? ओरली देते हैं। ध्यान रखना, विटामिन ए ओरली दिया जाता है। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ जीरोप्थेलमिया द अमाउंट ऑफ विटामिन, देखो जीरोप्थेली बीमारी का नाम दे दिया, मैंने कहा था बीमारी का नाम देते तो मैं आंसर बजट 2 लाख में मार देना। कितनी आंसर चला जाएगा यहाँ पे? 2 लाख। द विटामिन ए सप्लीमेंट एडमिनिस्टर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ए न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन प्रोग्राम कंटेंट्स, पूछा जा रहा है क्वेश्चन की विटामिन ए सप्लीमेंट है जो कि एडमिनिस्टर कर रहे हो तुम प्रिवेंशन ऑफ ए न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, इसको भी ब्लाइंडनेस है, इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो बताओ बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए कितनी दोगे तुम? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml दोगे, वो भी कैसे दोगे? ओरली दोगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच एज ग्रुप विटामिन ए इज लिस्ट, कह रहा है कि कौन सी एज ग्रुप के अंदर विटामिन ए की जरूरत थोड़ी कम होती है। तो बताओ उस एज का नाम, उस एज टाइम का नाम बताओ इसमें विटामिन ए की जरूरत थोड़ी कम होती है। तो विटामिन ए छोटे जैसे इन्फेंट हो गया आपका, सपोज करो कोई इन्फेंट है, इन्फेंट में सारी चीज़ लगभग होगी, और तुम्हारा दूसरा जो प्री स्कूलर है इसमें होगी, लेकिन उसके बाद में थोड़ी क्या हो सकती है? विटामिन ए की डोज गिर सकती है, मतलब कम पड़ सकती है, इसलिए हमें ज़रूरत होती है। आंसर चला जाएगा प्री स्कूलर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स इन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं वो किसके होते हैं? विटामिन ए के। तो फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी यहाँ पे नहीं है, विटामिन सी के तो होते हैं सिट्रस फ्रूट्स। कौन से फ्रूट होते हैं? सिट्रस फ्रूट, जो कि खट्टे पदार्थ होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो विटामिन सी के होते हैं। विटामिन डी तो सूरज से ही मिल जाएगा आपको। तो विटामिन बी जो होता है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था विटामिन B12 का, इसमें हाईएस्ट जो है लीफी वेजिटेबल्स, जो इसका सबसे बड़ा जो मेन सोर्स होता है वो होता है। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, विटामिन B1 का नाम क्या होता है? ध्यान रखिएगा, थायमीन। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं हो, कन्फ्यूजन हो थायमीन और राइबोफ्लेविन, तो ऐसे याद रखना तेरा रेम्बो। तो पहले तेरा आ रहा है, फिर रेम्बो आएगा, तो पहले विटामिन B1 आएगा, फिर विटामिन B2 आएगा। और विटामिन देखो, ये विटामिन B1 है थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, और ये तुम्हारा विटामिन B3 नियासिन। ध्यान रखिएगा नाम हो। तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं? वो आप थायमीन बोलते हो, तेरा रेम्बो थायमीन। डिफिशियंसी ऑफ थायमीन विटामिन B1 इन द डाइट कोज के, विटामिन B1 की कमी क्या कराती है? ऑस्टोपिनिया, और ऑस्टोपिनिया नहीं कराती भाई, स्कर विद विटामिन सी करवाती है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन ये नहीं करवाती, तुम्हारी बेरी करवाती है। कौन सी रोग करवाती है? बेरी क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो बेरी है, ये बेरी एक होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर थायमीन की कमी होती है, विटामिन B1 जो कि विटामिन B1 क्या होता है? थायमीन। तो थायमीन की कमी होती है जब, तो थायमीन की कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है पायरुविक एसिड, 2 एसिड ध्यान रखिएगा, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड, 2 एसिड जिनका नाम बता रहा हूँ, एक होता है पायरुविक एसिड और दूसरा लैक्टिक एसिड। इनका टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू में इनका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका? पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन टिश्यू के अंदर स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेरी रोग। तो पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि थायमीन की डिफिशियंसी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एंटी बेरी फैक्टर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि बेरी को रोक सकता है? तो भाई जिसकी कमी उसको पूरा कर दो। थायमीन की कमी की वजह से अगर बेरी रोग हो रहा है तो एंटी बेरी फैक्टर कौन सा हो जाएगा? विटामिन B1 जो कि थायमीन है वो। विच डिफिशियंसी
इज नोन एज राइस ईटर्स डिजीज। इनमें से किसकी डिफिशियंसी राइस ईटर डिजीज कहलाती है? तो ध्यान रखना, ये बेरी बेरी जो रोग है, देखो एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, बेरी बेरी, एक कन्नड़ा में वर्ड होता है बेड़ा बेड़ा, कन्नड़ा में वर्ड होता है, कन्नड़ा लैंग्वेज में वर्ड होता है बेड़ा बेड़ा। बेड़ा मतलब होता है मना करना, क्या होता है? मना करना, ठीक है भाई। तो अभी मना करने को क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। और जो कन्नड़ा कहाँ पे अभी बताओ? कन्नड़ा नहीं, ये कर्नाटका, ठीक है भाई, कर्नाटका। तो ये कहाँ पड़ता है? साउथ में। और साउथ वाले लोग क्या खाते हैं ज़्यादा? चावल। अब तुमसे कोई पूछ ले कि राइस ईटर डिजीज कौन सी है कि जो ज़्यादा पॉलिश वाले चावल खाते हैं, जो पॉलिश्ड राइस खाते हैं सबसे ज़्यादा, तो साउथ वाले। और साउथ वाले क्या बोलते हैं? मैंने तुम्हें बता दिया, बेड़ा बेड़ा बोलते हैं। मतलब कि बेरी बेरी रोग जो किससे संबंधित पड़ता है? आपके राइस ईटर से संबंधित है। चावल, पॉलिश चावल ज़्यादा खाने की वजह से उनके शरीर में थायमीन की डिफिशियंसी हो जाती है। और वो चावल खाते कैसे? इडली डोसा में खाते हैं। और जब इडली डोसा में वो चावल खाते हैं तो इडली बनाते समय आपको पता है वो चावलों को पीस करके, उसको छोटा छोटा करके, उसका आटा करके, फिर उसको क्या करते हैं? भिगोते हैं। तो चावल को पीसते हैं तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है? आपका बेटा जो थायमीन है, वो थायमीन की डिफिशियंसी, वहाँ पे थायमीन वहीं से पिस जाता है पूरा बेचारा। तो कहने का मतलब है कि थायमीन की कमी, आपका बेरी बेरी रोग आपका क्या कहलाता है? राइस ईटर डिजीज कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थायमीन की डिफिशियंसी कैन मैनिफेस्ट एज। अगर आपको थायमीन की डिफिशियंसी हुई है तो आपको कैसे पता चलेगा? क्या थायमीन की वजह से आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी, आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, या फिर आपको जिंजिवल ब्लीडिंग होगी, या कार्डिक फेलियर होगा? तो ध्यान रखना, थायमीन की कमी की वजह से आपको क्या होगा? क्वेश्चन आपसे 88 ये पूछा जा रहा है कि थायमीन की कमी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा। अब ये ध्यान रखना, थायमीन की कमी आपका हार्ट फेलियर करवा सकती है। क्या करवा सकती है? थायमीन की कमी आपका हार्ट फेलियर करवा सकती है। तो कैसे, वो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जो बेरी बेरी रोग है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक बेरी बेरी रोग होता है जिसको मैं बोलता हूँ ड्राई बेरी बेरी। क्या होता है? ड्राई बेरी बेरी रोग। तो ये ड्राई बेरी बेरी रोग पेरीफेरल न्यूराइटिस कराती है। क्या कराती है? पेरीफेरल न्यूराइटिस कराती है ड्राई बेरी बेरी रोग। एक होता है वेट बेरी बेरी। कैसी? वेट बेरी बेरी। जैसे मान लो चावल का सूखा आटा और इडली बनाते समय उसको करा गीला, तो क्या हो गया? वेट। तो वेट बेरी बेरी जो होती है ये क्या कराती है? हार्ट फेल कराती है। तो ध्यान रखना, ये कार्डिक फेलियर करवाती है। क्या करवाती है? कार्डिक फेलियर करवाती है। तो ड्राई बेरी बेरी तो तुम्हारी पेरिफेरल न्यूराइटिस कराती है, और जो वेट बेरी बेरी होती है वो आपकी कार्डिक फेलियर कराती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बेरी बेरी से और कौन कौन से रोग होते हैं, तो ध्यान रखना, ये थायमीन की कमी, ये थायामीन की कमी, ये बेरी बेरी रोग तुम्हारा 3 काम और करता है। पहला पेरिफेरल न्यूराइटिस, दूसरा वर्निक्स-कोर्सकॉफ सिंड्रोम। ये नाम देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्निक्स-कोर्सकॉफ सिंड्रोम। ये वर्निक्स-कोर्सकॉफ सिंड्रोम होता क्या है कि थायमीन की कमी से होने वाला रोग को क्या बोलते हैं? ये थायमीन की कमी से होने वाला रोग है जिसे वर्निक्स-कोर्सकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। यह मेनली हमें अल्कोहल पीने वाले लोगों के अंदर मेनली ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बेरी बेरी रोग एक तो आपका पेरिफेरल न्यूराइटिस करा सकता है, दूसरा वर्निक्स-कोर्सकॉफ सिंड्रोम करा सकता है, और तीसरा उसे कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? बर्निंग फिट सिंड्रोम। आपके जो पैर होते हैं, पैरों का जो नीचे वाला भाग होता है, वो उसमें क्या करा देता है? बर्निंग, आपको ऐसे कि जलन जैसा महसूस होगा, उसे कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। ये कौन कराता है? तुम्हारा बेरी बेरी रोग कराता है। तो अब बताओ कि भाई बर्निंग फिट सिंड्रोम को रोकने के लिए आप क्या करोगे? तो भाई विटामिन, तो थायमीन दे दो उसको। हम उसको क्या कर देंगे? थायमीन दे देंगे। अगला पूछ रहा है मैनेजमेंट ऑफ ए वर्निक्स बेरी बेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अगर वर्निक्स बेरी बेरी है तो आप किसका एडमिनिस्ट्रेशन करोगे? तो जिसकी कमी है उसी को कर दो। किसकी? थायामीन की। अगला क्वेश्चन 90 कि थायमीन हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एन एल्कोहलिक पेशेंट। की जो थायमीन है जो कि एल्कोहलिक पेशेंट के लिए प्रेस्क्राइब करवा गया था, इसका रेशनल क्या है? क्यों इसका रेशनल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मेडिकेशन, कि भाई थायमीन हम क्यों देते हैं एल्कोहलिक पेशेंट को? क्योंकि एल्कोहल की वजह से थायमीन की कमी हो जाती है, और थायमीन की कमी के होने से वर्निक्स-कोर्सकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। वर्निक्स-कोर्सकॉफ सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हम वापस क्या देते हैं? थायमीन देते हैं। अगला क्वेश्चन 91 पूछा गया इन ए क्लाइंट with the alcohol abuse, कोर्सकॉफ साइकोसिस एंड वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में बी कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। पूछा जा रहा है अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति में जो कोर्सकॉफ सिंड्रोम होता है, कोर्सकॉफ साइकोसिस होती है, और जो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है तुम्हारा थायामीन की कमी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोर्सकॉफ सिंड्रोम अगर ड्यू टू इंटेक ऑफ, किसके इंटेक की वजह से ये देखने को मिलता है? तो तुम्हें सीधा पता है अल्कोहल के इंटेक की वजह से देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन द,
ये मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन द एल्कोलिक्स है, ये एल्कोलिक्स है। एल्कोलिक्स के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन कौन सी डिफिशियंसी देखने को मिलती है, तो ये थायमीन की इसमें कमी देखने को मिलती है एल्कोलिक्स व्यक्ति के अंदर, ये ध्यान रहेगा। इसके बाद पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपसे कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि किसकी कमी की वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। अगला विटामिन B1 के बाद में आता है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B2 की कमी अराइबोफ्लेविनोसिस करवा देती है। क्या कराती है? अराइबोफ्लेविनोसिस कराती है विटामिन B2 की कमी। और जब विटामिन B2 की कमी अराइबोफ्लेविनोसिस करवाती है तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलते हैं। कितने फीचर? 4 फीचर देखने को मिलते हैं। पहला फीचर होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है ओरल म्यूकोजा, स्टोमा का मतलब ओरल म्यूकोजा होता है, तो ओरल म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन कराना एंगुलर स्टोमेटाइटिस। दूसरा चिलोसिस, तीसरा ग्लोसाइटिस, और चौथा डिससीबेसिया। अब देखो सबका मतलब है बता। अब आप सोचोगे यार किस राइटिंग में तो लिख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। भाई देखो टाइम कम है, और अगर आपको PR यादव भी करनी है और अगर आपको विद टाइम करनी है तो फिर आपको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। फास्ट का मतलब है हमें उस स्पीड से नहीं चलना है जिस स्पीड से और कोई चले। अगर 100 MCQ आज अपने कंप्लीट हुआ है, 97 लगभग 94 पे पहुंच गए, अभी 100 हो जाएंगे 1 घंटे के विदिन। मेरे को हिसाब मुझे लग रहा है 1 घंटा कुछ हुआ होगा। 1 घंटे में और सुबह के 1 घंटे में 2 घंटे में 100 MCQ होते हैं। और बाकी जहाँ कहीं भी अगर आपको लगे कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल करना है, तो यही जो क्लासें होती है 100 MCQ की, वो आराम से 10 या 12 दिन खींचती है। तो या तो अगर तुम्हें 10 या 12 दिन खींचना नहीं है तो वो भी तरीका हमें आता है। और अगर आपको एग्जाम के पर्पस के लिए अगर आपको पढ़ना है कि नहीं मुझे तो क्वेश्चन समझने हैं, मुझे रेशनल समझने हैं, मुझे आंसर समझने हैं, और जो हल्की फुल्की चीज़ें मुझे कम समय में याद करनी है, तो उसके लिए ऐसा ही तरीका यूज होता है। ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, अब आप 4th ईयर पास आउट करके आए हो, तो मुझे लगता है कि मैं चिलोसिस को इतना बड़ा चिलोसिस ना लिख करके तो मैं बोल दूँ चिलोसिस, तो तुम ढूंढ लोगे जैसे यार स्पेलिंग लिखी हुई चिलोसिस मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको सारे के सारे PR यादव के जो टॉपिक्स हैं, जो सारे पूरी बुक्स हैं, उसका आप किसी प्रकार से सॉल्यूशन चाहिए, तो बहुत ही आप हमें ऐसे बच्चे जो बिल्कुल खुद पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, कमेंटबाजी वाले नहीं, जो खुद इच्छुक है पढ़ने के लिए, जिनको पूरी PR यादव करनी है, इसी तरीके से करनी है, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर ऊपर मेंशन किए थे, वापस बता रहा हूँ, 6375139288। इस नंबर पे आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम पूरी जो PR है उसको विद इन 1 मंथ के अंदर सोल्व करने का पूरी 100% अपना एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होता है कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है ओरल म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा नोन एज एंगुलर स्टोमेटाइटिस। चिलोसिस का मतलब होता है कि जो आपका जो होठ होता है, जो लिप होता है, उसका बीच में से कटना, फटना या ब्रेक होना, ये क्या कहलाता है? चिलोसिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग्स। आपकी जो जीभ है उसमें इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? ग्लोसाइटिस। और डिससीबेसिया का मतलब होता है जो आपकी सीबेसियस ग्लैंड है। सीबेसियस ग्लैंड कौन सी होती है? जो आपका ऑयल वाली ग्रंथि है, जो तेल वाली ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, जो फिर जो आपकी तेल की ग्रंथि है, उसका डिसफंक्शन होना क्या कहलाता है? डिससीबेसिया। तो ये चारों काम विटामिन B2 की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलता है। तो विटामिन B2 की डिफिशियंसी की वजह से क्या देखने को मिलता है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस, दूसरा चिलोसिस, तीसरा ग्लोसाइटिस और चौथा डिससीबेसिया देखने को मिलता है। तो विटामिन तो किसकी कमी से? तो ये विटामिन आपके B की कमी से। और कौन सा? विटामिन B2 की कमी से। क्रैकिंग और अल्सरेशन ऑफ द लिप में क्रैक होना क्या कहलाता है? भाई चिलोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? चिलोसिस। व्हाट द टर्म चिलोसिस मीन्स? क्रैकिंग ऑफ द लिप में क्रैकिंग होना क्या कहलाता है? तुम्हारा चिलोसिस कहलाता है। विटामिन विटामिन B1 का क्या? विटामिन B, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। ये विटामिन तुम्हें विटामिन B3 का अगला नाम ऑल्सो कॉल्ड पूछा है। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। नियासिन बोलते हैं विटामिन B3 को। पैंटोथायोनिक एसिड कौन सा होता है? विटामिन B5 होता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B1 B2 होता है। क्या होता है? B2। तो B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन B विच विटामिन में भी यूजफुल फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है? आपको सुबह आपने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाने वाला विटामिन होता है उसका नाम होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते थे।
HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते थे, लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन उल्टा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल की रिस्क को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ट अटैक की रिस्क को क्या करता है, कम करता है। तो उसका क्या नाम चला जाएगा, नियासिन। नियासिन क्या करता है, हार्ट की जो अटैक रिस्क है या फिर MI के जो अटैक्स आते हैं या फिर जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ा है उसको कम करने के अंदर हेल्पफुल कौन सा होता है, विटामिन B3, जिसको क्या नाम होता है, अदर नेम नियासिन। ठीक है भाई। अब ये नियासिन करता क्या है आपके, ये समझ लीजिए आपके हार्ट को क्या करता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाने का काम करता है। ये नियासिन की कमी कौन सा रोग करती है, क्या बेरी बेरी करती है क्या, जी नहीं। बेरी बेरी मतलब होता है मना करना, बेरी बेरी मतलब होता है मना करना। याद करा, पीछे याद हुआ, बेरी बेरी रोग किसकी वजह से देखने को मिलता है, एनीमिया, जी एनीमिया नहीं, स्कर्वी, ये तो सर स्कर्वी तो विटामिन C की वजह से देखने को मिलता है, विटामिन C की वजह से देखने को मिलता है। बच्चा कौन सा, पेलेग्रा। तो नियासिन की डिफिशियंसी से होने वाले रोग का नाम होता है पेलेग्रा। कौन सा, पेलेग्रा। मेज इज डेफिशिएंट इन विच अमाइनो एसिड, यानी कि आपका मेज जानते हो, मेज मतलब जो मक्का होता है, जो मेज मतलब जो मक्का होता है उसमें कौन से टाइप का अमाइनो एसिड एब्सेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मेज होता है ये मेज में नियासिन एब्सेंट होता है। पहले तो ये समझ लो क्या एब्सेंट होता है, नियासिन। और नियासिन क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि मेज जो आपका मक्का होता है उसमें ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है। कौन सा एब्सेंट होता है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है तुम्हारे मक्के में, या फिर मेज के अंदर कौन एब्सेंट होता है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है। और ट्रिप्टोफैन एब्सेंस होने की वजह से ही जो नियासिन नहीं बनता, क्योंकि ट्रिप्टोफैन की सहायता से तो नियासिन बनता है, तो ट्रिप्टोफैन एब्सेंट हो गया तो फिर नियासिन भी एब्सेंट होता है। इसीलिए मेज खाने वाले लोगों में जो ज़्यादातर मक्का ही मक्का खाते हैं उन लोगों में नियासिन भी एब्सेंट होता है और साथ ही साथ तुम्हारा ट्रिप्टोफैन भी एब्सेंट होता है। तो इसी के साथ ये न्यूट्रिशन के अपने कितने MCQ हो गए आज के, 100 MCQ न्यूट्रिशन के हो गए। तो कल लगभग हम पूरी न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, इसी के साथ बने रहिए और अपने सारे के सारे जितने भी इस जो फ्रेंड हैं उन सभी को एक बार बता देना कि भाई यहाँ पे PR यादव जो है वो पूरी बुक यहाँ पे सोल्व हो रही है। ठीक है भाई, चलो।